हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और अपने एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे होगे। देखिए, ये जो 2023 है इसमें बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहला जो साल होता है ना, उसमें बहुत सारी बम्पर भर्तियां आती है एकदम। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है कि 2023 में आपको कैसे भी जॉब अपने हाथ में लेनी है। ओके, इसलिए पूरी मेहनत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। ये जो हमारी वीडियो है, किस चीज की वीडियो रहने वाली है? ये वीडियो रहने वाली है हमारी मॉर्निंग करंट अपडेट्स की। मॉर्निंग करंट अपडेट्स की, है ना? कब की? 8 फरवरी की। आज क्या डेट है? 8 फरवरी 2023। 8 फरवरी 2023 की मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो है। ओके, चलिए देखते हैं पहली न्यूज क्या है। पहली न्यूज है याया टिसो टू बी लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये जो याया टिसो है, याया टिसो, ये कहाँ की? लद्दाख की। लद्दाख जो है आपकी यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगी। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होता है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग तरह के जो होते हैं, है ना, वो अलग अलग तरह के जो होते हैं उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में, जो अलग अलग तरह की चीज होती है ना। तो जो जीव, कोई भी जीव, बायो मतलब कोई भी जीव जो अलग अलग प्रकार के हैं और हमारी विरासत है। हेरिटेज का मतलब हमारी विरासत है। ऐसी जगह जीव मतलब जो भी वो जगह पे मिलते होंगे, उन सबको एक साथ हेरिटेज साइट की तरह, एक हमारी जो विरासत है उसकी तरह हम उसको बताएं कि ये हमारी विरासत है, ऐसा इसको बोल रहे हैं, ताकि इस पे ज्यादा से ज्यादा जो है जो गवर्नमेंट होगी लद्दाख में, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके। तो अगर मैं बात करूं किसकी? याया टिसो की, क्योंकि याया टिसो जो है इसी को बनाया जा रहा है ऐसा, है ना। तो हमको याया टिसो के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, याया टिसो जो है इसको बर्ड पैराडाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बर्ड पैराडाइज। बर्ड मतलब चिड़िया, जो चिड़िया पक्षी वगैरह होते हैं ना, उनको बर्ड बोलते हैं। जो पक्षी होते हैं उनको बर्ड बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो बर्ड पैराडाइज मतलब यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया आती हैं और बहुत आराम से रहती हैं, और मतलब रहती हैं यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया। पैराडाइज मतलब एक उनको लिए एक महल की तरह है, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो इसको ये जो है आपका याया टिसो, इसको एक बर्ड पैराडाइज बोला जाता है ना। जो भी चिड़िया होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है। और अगर इसकी बात करें, ये एक बहुत सुंदर जगह है जिसके आसपास पूरा लेक है ना। लेक मतलब जो पूरी झील है यहाँ पे, है पूरी झील है जो लद्दाख में पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारी चिड़िया वगैरह आती हैं। और ये ऊंचाई पे है, 4820 मीटर की ऊंचाई पे है ये, है ना। ठीक है, 4820 मीटर की ऊंचाई पे ये एक लेक है। लेक मतलब एक झील है। ओके, जिसको चिड़ियाओं का बर्ड पैराडाइज बोला जाता है। ठीक है, देखिए वैसे भी हमको पता है लद्दाख क्या है, लद्दाख में इतने सारे पहाड़ है, तो ऊंचाई पे तो होना ही होना है ना। ऊंचाई पे तो होना ही होना है, क्योंकि लद्दाख जो है पूरा पहाड़ वाला इलाका है। तो ये जो जगह है, इसको बोला गया है कि क्या, इसको जो है, ये जो याया टिसो है, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे क्या क्या है। इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की तरह घोषित कर दिया जाए। ठीक है, ये एक प्रपोजल दिया गया है ना, अभी बताया गया है कि हम इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी साइट है, इसको इस तरह पे जो है बोल सकते हैं, इसको जो है मतलब बना सकते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी साइट। ये अभी तक प्रपोजल आया है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट है ना, जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी, है ना, जो ये सब चीज देखती होगी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो होगी, जो ये सब देखती होगी, वो फिर दूसरी वो जगह जहां पे है, ये एक गांव, इसके पास में गांव है। ये जो गांव है ना, इस गांव की जो पंचायत होगी, गांव का नाम क्या है? चंगमंगतंग। गांव का नाम है चंगमंगतंग। तो ये जो गांव है, इसकी जो होगी, जो पंचायत होगी, गांव में जैसे पंचायत वगैरह होती है ना, गांव की जो गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है वो, और एक सिक्योर हिमालय कमेटी, है ना, सिक्योर हिमालय कमेटी। अभी सिक्योर हिमालय क्या है? देखिए, सिक्योर हिमालय का मतलब क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सिक्योर हिमालय। इसमें क्या है कि जो भी जीव जंतु मिलते हैं हिमालयों में, हिमालय कौन सी, जो हमारे पहाड़ है, हिमालय है ना, वो जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, तो यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं या कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत मतलब बहुत जरूरी है हमारे लिए, ऐसी चीजों की रक्षा करना, है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु, है ना, कोई भी ऐसी चीज है, इन सबकी रक्षा करने का काम जो है, ये जो मतलब इन सबकी रक्षा करने के लिए ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों मिलेंगे क्या, कौन कौन मिलेंगे? एक तो मिलेगा फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, दूसरा ये जो गांव है आपका, गांव की जो पंचायत होगी वो, और तीसरा
ये जो पूरा मतलब क्योंकि एक प्रोजेक्ट है तो इसमें भी तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, इसकी भी तो एक कमेटी होगी, तो इसकी जो कमेटी होगी किसकी, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है इसकी जो कमेटी होगी, ये तीनों एक साथ मिलेंगे और ये तीनों एक साथ मिलकर फिर बात करेंगे कि इसको जो है इसको बायोडायवर्सिटी साइट, हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है ना, बताना है कि नहीं बताना। और ये डिक्लेयर किस चीज के अंदर करी जाएगी, ये करी जाएगी बायोडायवर्सिटी, ये की जाएगी बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर इसको जो है, ये एक लॉ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंडर इसको जो है क्या किया जाएगा, जिसके अंदर ही आएगी अगर इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित करना है तो। क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसके अंदर ये होगा। ओके, तो ये है इसके बारे में पूरा कुछ। आशा करता हूं आपको सारा कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। कहां पे जगह, ये लद्दाख में जगह है। ओके, कितने 4820 की ऊंचाई पे है ना। ये एक बर्ड पैराडाइज की तरह देखा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया वगैरह आती हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर लेक है ना। जगह का नाम क्या है, याया टिसो। ओके, फिर इसको वो कौन करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा, मैंने आपको बताया ये कमेटी होगी बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये होगी आपकी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की जो कमेटी होगी वो, और ये जो गांव है इस गांव की पंचायत करेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं किसके अंदर किया जाएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर इसको घोषित किया जाएगा, ठीक है, डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है न्यूज आपकी, इंडियन रेलवेज लॉन्च व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी जूप। तो आपकी जो हमारी जो इंडियन रेलवे है उसने क्या किया है, इंडियन रेलवे हमारी भारतीय वो है रेल वाली जो है ना, हमारी भारतीय रेल जो सर्विस है उसने क्या किया है, उसने बोला है कि भारतीय रेलवे ने कि जो फूड डिलीवरी सर्विस है ना, इनकी जो फूड डिलीवरी सर्विस है, फूड डिलीवरी फैसिलिटी, क्या फूड डिलीवरी फैसिलिटी क्या होती है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो है ना, तो आपको खाना चाहिए तो आप ऑर्डर करो और आपको जो है नेक्स्ट स्टेशन पे या उससे नेक्स्ट स्टेशन पे जहां भी आपने बुक कर रखा है वहां पे आपको खाना मिल जाए, ये क्या है, फूड डिलीवरी है। जैसे अगर हम मान लो जोमेटो वगैरह से फूड खाना वगैरह मंगाते हैं तो वो भी फूड डिलीवरी हुआ ना, जोमेटो स्विगी वगैरह से मंगाते हैं, उसी तरह वहां पे भी होगा कि आपको क्या करना है, खाना अपना ऑर्डर करना है, फिर गवर्नमेंट जो आपकी रेलवे मिनिस्ट्री है इसके द्वारा वो खाना आपको पहुंचा दिया जाएगा, है ना, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा खाना आपको पहुंचाया जाएगा। तो ये इसका क्या नाम है, ये है जूप। ये क्या है, व्हाट्सएप के थ्रू पहली बार लॉन्च है, अभी भी चलती है ये वाली, है ना, अभी भी जो है आप खाना मंगा सकते हो, जोमेटो वगैरह से मंगा सकते हो। और जो इसकी वेबसाइट हमारी इंडियन रेलवे की वेबसाइट क्या है, आईआरसीटीसी, ये पूरी वेबसाइट है ना इंडियन रेलवे की, इसमें जाके आप टिकट भी बुक कर सकते हो, स्टेटस भी चेक कर सकते हो, ट्रेन वगैरह भी देख सकते हो, है ना। और ये खाने वाली सर्विस है, और भी रेलवे के द्वारा सर्विस होती है वो सब देख सकते हो। जो रेलवे के द्वारा सर्विस है जो खाना प्रोवाइड करती है, मतलब फूड डिलीवरी का काम करती है, वो कौन सी है, वो है आपकी ई केटरिंग। क्या है, आपकी ई केटरिंग सर्विस है ना। तो ई केटरिंग सर्विस जो है इसी को आगे इसी को बढ़ा दिया गया है। और पहले क्या था, आप खाली आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है, ये जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, ऐप है, इसी से ऑर्डर कर सकते थे। ई केटरिंग का काम आप इसी से कर सकते हैं, अब इसको आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। ओके, तो कोई भी पैसेंजर होगा उसको क्या करना होगा, उसको ऑर्डर करना होगा और उसका जो पीएनआर नंबर होगा, पीएनआर नंबर होगा। देखिए जब आपको टिकट बुक करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है ना, तो ये आपका नंबर है, इसके हिसाब से आपका टिकट होगा, तो वो जो नंबर होता है वो होता है पीएनआर नंबर। तो जो आपका पीएनआर नंबर होगा उस पीएनआर नंबर के हिसाब से आपको जो है जो भी आप ऑर्डर करोगे आपको उसमें नाम पे चढ़ जाएगा, फिर जो भी नेक्स्ट स्टेशन है उससे नेक्स्ट स्टेशन जो भी होगा, मतलब आपको कुल मिला के फिर वो मिल जाएगा, है ना। इसमें ये जो सर्विस है ये इसके लिए काम करेगी, जो जूप सर्विस है आप इसको व्हाट्सएप के उससे यूज कर सकते हो। बड़ी बात ये है क्योंकि ई केटरिंग की जो सर्विस है ना ये पहले से चलती आ रही है ना, बहुत सालों से चलती आ रही है आपकी इंडियन रेलवे में, है ना। लेकिन वो खाली आप आईआरसीटीसी जो गवर्नमेंट जो आपकी रेलवे मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आप कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। ये जो है क्या किया है, ये आपकी रेलवे मिनिस्ट्री है ना, जो पे हमारी इंडियन रेलवे उसने बताया है ना। इस ऐप को आप व्हाट्सएप से भी यूज करके, मतलब ये जो ई केटरिंग की सर्विस है इसको आप व्हाट्सएप से भी यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों कर रही है रेलवे जो है ना, क्यों कर रही है इंडियन रेलवे, तो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जो इनकी ई केटरिंग की सर्विस है, जो सर्विस है ना ये प्रोवाइड करते हैं ई केटरिंग के द्वारा, ये जो है इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके और कोई भी आदमी है जो व्हाट्सएप से भी ऑर्डर करना चाहता है वो भी बड़े आराम से ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। और फिर उसको जो भी हेल्दी फूड जो उसने मंगाया होगा अपनी चॉइस का उसको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि क्या होगा, देखिए ई केटरिंग सर्विस जैसे हमने चुनी तो एक तो खाना वो होता है जो आपको ट्रेन में मिलता है ना, वो दूसरा खाना क्या होगा, अगर आपको किसी भी रेस्टोरेंट से खाना चाहिए, मान लीजिए कोई अगला जैसे दिल्ली का रेलवे स्टेशन आने वाला है ना, और मैं यहाँ हूँ अभी पीछे हूँ दिल्ली से थोड़ा सा आगरा वगैरह में हूँ और दिल्ली का कोई रेलवे स्टेशन आने वाला है,
तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर कर दूंगा। ये जो ऐप होगी या तो व्हाट्सएप के द्वारा या IRCTC के द्वारा ई केटरिंग से जो है मैं ऑर्डर कर दूंगा, और ऑर्डर करके मैं जो है अपनी पसंद का रेस्टोरेंट चुन लूंगा, जो भी आसपास होंगे, जो भी एरिया कवर कर रखा होगा इंडियन रेलवे ने, जो भी मतलब टाइम के हिसाब से एरिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पहुंच जाओगे जो उस स्टेशन पे, दिल्ली के स्टेशन पे 5 मिनट में, और अपने वो जो है सेलेक्ट कर लिया जो बहुत 20-30 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं। तो जो उस टाइम के हिसाब से जितना एरिया कवर किया जाएगा इस ऐप में इंडियन रेलवे के द्वारा, उस वहां पे जो भी अच्छा रेस्टोरेंट होगा जिससे मैं खाना मंगाना चाहता हूँ, जो भी मंगाना चाहता हूँ, वो सारा खाना ई केटरिंग के थ्रू मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, और फिर इंडियन रेलवे मेरे तक पहुंचा देगी इसको, है ना, डिलीवर कर देगी मेरे को। ठीक है, चलिए, ये आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बाय MP गवर्नमेंट। MP मतलब मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, इसने ये एक स्कीम लॉन्च की है, ये एक योजना लॉन्च की है, जिसमें क्या होगा, तीर्थ दर्शन के लिए जो है योजना वो जो है लॉन्च की है। तीर्थ दर्शन क्या होते हैं, देखिए जो हिंदू धर्म में, जो हिंदू रिलीजन है, इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे मंदिर वगैरह और ये सब जो है, बहुत सारे स्थल मतलब जगह ऐसी हैं जिनको तीर्थ स्थल बोलते हैं, है ना। तो जो तीर्थ स्थल होते हैं उन वहां की जो दर्शन करने के लिए वहां पे लोग जा सके, इसके लिए क्या किया है, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने ये जो है स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन। अब इसमें किसको प्रोवाइड करेंगे सर्विस, है ना, कौन कौन है जो जा सकता है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होंगे, सीनियर सिटीजन मतलब जो जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया 60 साल से ऊपर के जो भी लोग होंगे, 60 साल के ऊपर के जो भी होंगे, पुरुष या महिला, वो जो है यहाँ पे जा सकती है। देखिए पुरुष के लिए तो 60 साल कर दिया है ना, जो मेंस होंगे उनके लिए 60 साल, और जो वुमेन होंगी ना उनके लिए 58 साल है। 58 साल से ऊपर, 58 साल से ऊपर, और जो पुरुष होंगे सॉरी गाइस, तो जो पुरुष होंगे, है ना, जो आदमी होंगे, जो पुरुष होंगे वो 60 साल से ऊपर, और जो महिलाएं होंगी, वुमेन्स होंगी, वो 58 साल से ऊपर की। महिला को जो है 2 साल का कंसेशन दिया गया है। ये लोग जो है यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू जो है घूमने जा सकते हैं। पहली शर्त तो ये है, पहली शर्त तो ये होगी कि उनकी उम्र ये होनी चाहिए, है ना, 60 साल 58 साल। दूसरी शर्त क्या होगी, दूसरी शर्त होगी कि वो दूसरी शर्त क्या होगी कि वो मध्य प्रदेश के जो है सिटीजन, नागरिक होने चाहिए, मध्य प्रदेश के नागरिक होने चाहिए। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो सीधी सारी बात है, ये तो समझने वाली बात नहीं, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोग होंगे उन्हीं के लिए करेगी, है ना। ये कोई केंद्र तो है नहीं कि सबके लिए करेगी, ये एक राज्य की सरकार है, तो राज्य की सरकार तो अपने राज्य के लिए करेगी। तो इस वजह से जो भी लोग होंगे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जो भी घूमना चाहता है, इस सर्विस का फायदा उठाना चाहता है, ये जो योजना है इसका फायदा उठाना चाहता है, वो मध्य प्रदेश का सिटीजन होना चाहिए, मतलब नागरिक होना चाहिए। दो ये हो गई। तीसरी चीज कि वो कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। मतलब टैक्स पेयर मतलब टैक्स कौन पे करता है, जो इनकम टैक्स वगैरह पे कौन करता है, जो कुछ कमा रहा हो, है ना, जो कुछ कमा रहा होगा वही पे करेगा टैक्स। तो वो कोई टैक्स पेयर मतलब वो कमाने वाला आदमी नहीं होना चाहिए, जो भी होगा सीनियर सिटीजन, वो जो कमाने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग 60 साल के बाद भी बहुत सारी जॉब करते हैं, है ना। तो जो ऐसे आदमी होंगे जो कमा रहे होंगे 60 साल के बाद भी, मतलब जो इसमें रेंज आ रही है 60 से लेकर 58 से ऊपर वाले जो कमा रहे होंगे, वो लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते स्कीम का, है ना। वो कमाते हुए नहीं होना चाहिए जो इस स्कीम का फायदा उठाए, है ना, वो कमा ना रहे हो। ये इसकी एक और शर्त है। तो ये इसकी कुछ शर्तें हैं, और एक शर्त ये भी है कि इनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी कैसे, जैसे टीबी वगैरह ना हो, है ना, या कोई सांस की परेशानी ना हो, रेस्पिरेटरी जो बीमारी होती है, मतलब रेस्पिरेटरी मतलब ये लंग्स वगैरह की, जो कि सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, अस्थमा या सांस लेने में परेशानी, या किसी भी चीज को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या, अस्थमा वगैरह नहीं होना चाहिए, ओके। या फिर कोई मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब दिमाग की बीमारी जो होती है ना, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये सब जो है ये इसकी शर्तें हैं। क्योंकि देखिए जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे ना, आप जब इसके लिए अप्लाई करोगे, जो भी सीनियर सिटीजन होंगे, महिला या पुरुष, जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा, पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद जो है सेलेक्ट किया जाएगा आपको, जब आपका नाम आ जाएगा उसमें, जब ये सर्विस शुरू होगी, उसके बाद आप इस योजना का फायदा उठा के घूम सकते हो जगहों पे। तो वो जगह जो है, ये जो तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश है, इसके अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी, दैट डजंट मैटर अंदर है कि बाहर है, लेकिन जो सरकार है आपकी मध्य प्रदेश की सरकार, वो आपको घुमाएगी, ओके। तो उसमें क्या क्या चीज चाहिए होंगी, देखो जब आप बुकिंग करोगे, है ना, मतलब अपने आप को रजिस्टर करोगे, तो आपको पहले तो ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, मतलब मध्य प्रदेश के नागरिक हो। दूसरा, आपको जो है अपना इलनेस, जो आपका एक सर्टिफिकेट होगा, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मेंटली भी फिजिकली भी। मेंटली मतलब जो दिमाग में कोई परेशानी तो नहीं है, दिमाग की कोई बीमारी नहीं है ना, तो उसको मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट बोलेंगे, उसके लिए मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। और फिजिकल जो होगा मतलब कोई आपके शरीर में और कोई परेशानी तो नहीं है, नीचे मतलब हाथ वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है, पैर वगैरह कुछ भी ऐसा है, तो
वो जो है ये मेंटल फिटनेस वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और फिजिकल फिटनेस वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराने होंगे और आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने होंगे जो आपको ये प्रूफ करके बता दे, मतलब जो जो भी वहां पे है बैठा हुआ उसको ये प्रूफ करके बता दे कि आप जो है मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हो। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, इसमें जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, जो भी लोग जाया करेंगे, उनको पूरी फैसिलिटी देगी। क्या क्या फैसिलिटी? खाने का, खाने के लिए देगी उनको, है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए बस वगैरह जो जिसमें वो ट्रैवल करेंगे वो सब उनको तरफ से होगा, है ना, ट्रेन बस जिस चीज से भी ट्रैवल करेंगे। उसके बाद रहने के लिए जगह देगी उनको, है ना, खाना हो गया, ट्रेवलिंग करने के लिए हो गया, रहने के लिए जगह हो गई, मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, जो भी मतलब जरूरत होती है, जैसे पानी हो गया, है ना, साफ साफ पीने का पानी, तो जो भी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो एक आदमी को चाहिए, हमने जब आप घूमने जाते हो जो जो चीजों की जरूरत होती है वो सब चीजें जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरी ट्रिप पे जो भी हुआ करेगी, योजना जब चलेगी है, जो जहां पे भी आप घूमने जाओगे वहां पे आपको प्रोवाइड करेगी। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने आईआरसीटीसी के साथ डील साइन कर लिया है। आईआरसीटीसी के साथ, आईआरसीटीसी क्या है मैंने भी आपको बताया, ये जो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है ना, जो इंडियन रेलवे है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आईआरसीटीसी, जिसके द्वारा ऑपरेट होती है उसको बोलते हैं, जो हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेट होती है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के साथ क्या डील कर ली है इन्होंने, आईआरसीटी, देखिए अगर आपको कहीं भी घूमने जाना है, कोई भी वो है, कोई भी आपका नागरिक है उसको घूमने जाना है तो ट्रेन से ही ज्यादातर जाते हैं, कहीं भी दूर घूमने जाना होता है तो ट्रेन से जाते हैं। तो जो ट्रेन है उसके साथ, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप क्या कर ली है इंडियन रेलवे के साथ, इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कि जो मतलब हमारे जो लोग हैं वो घूमने जाएंगे और जो किराया है उनका यही देंगे, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देगी, है ना, यही तो संभालेगी सारा कुछ, जो भी फंड होगा, जो भी उसमें आ रहा होगा, जो भी खर्चा वगैरह आ रहा होगा, सब मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। तो इसी वजह से इनसे बात करिए कि हमारे सिटीजन जो है, हमारे जो नागरिक हैं, उनको आप अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें बिना किसी परेशानी के, और आप जो बाकी जो है हम दोनों के बीच में डील होगी जो हो रही है पैसे से रिलेटेड या और किसी चीज से रिलेटेड, बस आप हमारे लिए सीट रखिए और जब हमारे सिटीजन को आना होगा, जब हम योजना का शुरुआत करेंगे तो आप हमको सीट दे दीजिए और फिर रेंडमली चलता रहेगा अपना, जो है स्मूथली सब कुछ चलता रहेगा। ओके, तो ये है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो जो सीनियर सिटीजन हैं उनके दर्शनों के लिए, वो आराम से दर्शन कर सके, है ना, फ्री, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा फ्री उनको दर्शन कराया जाएगा। इस चीज के ऊपर ये तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है। ओके, तीर्थ दर्शन, क्योंकि तीर्थ जो हमारी प्लेसेस होती हैं, है ना, जो बहुत रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, तीर्थ जिनको कहते हैं तीर्थ स्थल, उन जगहों का यहाँ पे करवाया जाएगा, है ना, जो ट्रेवल उनको करवाया जाएगा, इन जगहों को कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज है, मैसिव अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। देखिए टर्की में बहुत तगड़े वाला अर्थक्वेक आया है, बहुत भयंकर वाला अर्थक्वेक आया है। कहां पे? टर्की में। देखिए टर्की में अर्थक्वेक नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा 3 अर्थक्वेक आए, एक नहीं 3 अर्थक्वेक आए थे लगातार, 3 अर्थक्वेक आए थे परसों टर्की में 3 अर्थक्वेक आए थे लगातार। ओके, देखिए पहले एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक आता है ना, पूरी जमीन वगैरह हिल जाती है और ये सब हो जाता है, पूरा भूचाल टाइप आता है, उसको अर्थक्वेक कहते हैं। तो जो अर्थक्वेक है, जो अर्थक्वेक जो है पहला वाला आया, वो आया 7.4 मैग्नीट्यूड का, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद दूसरा आया, थोड़ी देर बाद दूसरा आया 7.8 मैग्नीट्यूड का, फिर तीसरा आया, ये थोड़ा कम का था, 6 मैग्नीट्यूड के आसपास का था। देखिए मैग्नीट्यूड क्या है कि जिस तीव्रता से आते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो आज तक भारत में सबसे भयंकर वो आया है, अर्थक्वेक आया, वो कहां पे आया है? वो आया था आपको गुजरात में 2001 में आया था ना, भुज में। उसके ऊपर एक मूवी भी है, उसका क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है और आपकी राजकुमार राव भी है उसमें। हाँ, वो जो मूवी है काय पोछे करके मूवी है, उसमें दिखाया है ना, वो बहुत तगड़ा वो आता है आपका अर्थक्वेक आता है और उन्होंने जो नई दुकान खरीदी होती है वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। वही जो था वही था, वो था 7.6 उसका 7.6 मैग्नीट्यूड का था, और वो हमारे यहाँ का सबसे भयंकर वाला जो है वो आया था, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तो ऐसे तो इनके यहाँ पे 2 आए हैं, ये ऐसे तो 2 आए हैं और एक थोड़ा हल्का भी आया है। तो ये जो अर्थक्वेक है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है इनके यहाँ पे, टर्की पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारी बिल्डिंग तबाह हो गई हैं और बहुत सारी परेशानी हो गई है। देखिए जब ऐसी कोई इतनी सारी जब अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं ना, जब इतने सारे अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, तो देखिए सरकार तो उसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तो नेचुरल, ये तो पर्यावरण की वो है, अपनी पर्यावरण के द्वारा ये होता है ना। कैसे होता है अर्थक्वेक, कैसे आता है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिए ये तो पर्यावरण के द्वारा होता है, इसमें ऐसा तो है नहीं किसी दुश्मन देश ने कुछ कर दिया हो या किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा तो है नहीं इसमें। तो देखिए क्या हुआ है, तो ये न्यूज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए एक तो ये अर्थक्वेक आया, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 अर्थक्वेक आए थे परसों और 2 अर्थक्वेक आए कल। कहाँ पे? टर्की पे ही आए, सारे के सारे टर्की पे ही आए। मैं आपको बताऊंगा कि अर्थक्वेक टर्की में क्यों आ रहे हैं और आपको ये बताऊंगा अर्थक्वेक आते कैसे हैं। ओके,
तो ये 5 अर्थक्वेक हो गए, 3 ही हो गए और 2 आ गए कल। वो जो 2 कल आए वो तो हल्के हल्के ही, एक 5.4 का था और एक 5.8 का था। ओके, तो ये अर्थक्वेक आए हैं टर्की में, ये अर्थक्वेक आए हैं टर्की में, ये 5 अर्थक्वेक आए हैं टर्की में, ये अर्थक्वेक 5 आए हैं टर्की में। ओके, तो इन अर्थक्वेक्स में क्या हुआ है ना, तो ये अर्थक्वेक आए हैं यहाँ पे। अब क्या है कि देखिए अभी न्यूज क्या चल रही है ना, बहुत सारे लोग जैसे पूछ रहे हैं कि इंडिया जो है बहुत सारी मदद भेज रहा है टर्की के लिए, है ना, बहुत सारी मदद भेज रहा है। एक पूरी जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, वो हमने भेजे हैं, हमने रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं, हम और सारे मेडिकल इक्विपमेंट भेज रहे हैं और भी बहुत कुछ भेज रहे हैं। तो देखिए एक न्यूज चल रही है, लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि हम लोग ऐसे क्यों भेज रहे हैं, हमारे तो टर्की के साथ अच्छे रिलेशन है नहीं। देखिए मैं भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको जब पढ़ाया था कि इंडिया जो है साइप्रस के साथ वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, संधि कर रहा है, साइप्रस के साथ एक डील साइन कर रहा है, कौन सी मोबिलिटी वाली डील साइन कर रहा है ना, मोबिलिटी वाली, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी वाली क्यों कर रहा है टर्की जो है, टर्की उसके साइप्रस के साथ इंडिया अपने रिलेशन क्यों अच्छे कर रहा है, क्योंकि इंडिया को टर्की को सबक सिखाना है। क्यों, क्योंकि टर्की जो है पाकिस्तान के साथ बहुत सारा वो रखता है, कश्मीर का मुद्दा उठाता है बार बार, ऐसा मैंने आपको सिखाया, बताया था मैंने ऐसा आपको। पर अभी भी अब हम टर्की की मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ऐसा एक इंसानियत की उस पर कर रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी के उस पर कर रहे हैं, ऐसा क्यों, देखिए जब ऐसे इतने बड़े बड़े अर्थक्वेक आ रहे हैं ना, एक आधा आता है तो झेल लेते हैं सब, लेकिन ऐसे 3 आ गए, 2 ये आ गए, तो क्या होता है, जो सरकार होती है ना वो बिल्कुल हाथ खड़े कर देती है, और जो कर भी देती है, क्योंकि उनका उसमें कुछ हाथ होता नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे, फोटोज वगैरह देखोगे ना गूगल वगैरह पे, तो आपको दिखेगा पूरी की पूरी खड़ी खड़ी बिल्डिंग गिर जा रही है, पूरी की पूरी सड़क बीच में से फट गई है, और आदमी अभी तक कल रात तक न्यूज आई थी कि 5,000 तक के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अभी जो डब्ल्यूएचओ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा बोला गया है कि अभी 3 से 4 गुना जो है और लोगों की मृत्यु हो सकती है, इस चीज की भी आशंका है हमको। 5,000 तो कंफर्म हो गई है, और जिन लोगों को वो हुई है, मतलब जिन लोगों की थोड़ी बहुत इंजरी हुई है ना, वो तो पता नहीं है, जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनका तो कोई आइडिया भी नहीं है कितने लोग घायल हुए हैं। तो इतनी सारी जब परेशानी आ जाती है ना, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिया होता है, इतनी सारी बिल्डिंग होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, रोड वगैरह बनी हुई होती है, सब एक एक करके तबाह हो जाती हैं, और जिसमें किसी का फॉल्ट भी नहीं है ना, इसमें किसी का फॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी दुश्मन देश ने ऐसा कर दिया हो, या टर्की की गवर्नमेंट ने कुछ किया हो इसलिए ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ है कि जो ये हमारा पर्यावरण है उसके द्वारा होता है, जो अर्थक्वेक आते हैं तो पर्यावरण के उसके द्वारा ही आते हैं, कैसे आते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर एक चीज और क्या हुई है, एक चीज और हुई है कि जो टर्की की पाइपलाइन थी ना, नेचुरल गैस की पाइपलाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, पाइपलाइन क्या होती है, मैंने आपको बताया था नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन बिछा देते हैं, जब मैंने बताया था आपको कि ये पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान और इंडिया वाली पाइपलाइन के बारे में बताया था। फिर मैंने टापी पाइपलाइन के बारे में बताया था, तजाकिस्तान पाकिस्तान, और तजाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, है ना। फिर मैंने आपको बताया था यूएई के साथ इंडिया डील साइन कर रहा है पाइपलाइन बनाने के लिए। तो ऐसे ही जो बहुत सारी सेंट्रल एशिया की कंट्री है ना, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री है, जैसे अभी मैंने तजाकिस्तान का जिक्र किया, ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है ना। जो एशिया, जो हमारा महाद्वीप है, इसके बीचों बीच पड़ती है, वो सेंट्रल एशिया की हो गई, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, और कजाकिस्तान, ऐसी 5-6 कंट्री है, ये यहाँ पे पड़ती है सेंट्रल एशिया में। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो है आपका कच्चा तेल मिलता है, मतलब नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह यहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है ना। तो जब यहाँ पे मिलता है बहुत अच्छे अमाउंट में, तो टर्की के लोग पास पड़ते हैं, क्योंकि पहले क्या था, टर्की भी रशिया से मंगाता था, लेकिन जब टर्की से रशिया के अच्छे रिश्ते नहीं हुए, तो टर्की ने क्या किया, बहुत सालों पहले से ही अपनी पाइपलाइन खींचनी शुरू कर दी सेंट्रल एशिया कंट्री से। तो इनकी पूरी पाइपलाइन खींची हुई है। तो क्या हुआ है कि ये जो बिल्डिंग गिर रही है ना, ऐसे पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है और गिर जा रही है पूरी की पूरी ऐसे ही, तो इनसे क्या हो रहा है, ये पाइपलाइन के ऊपर भी गिरी है बहुत सारी के ऊपर, और ये पाइपलाइन के ऊपर गिरी है तो पाइपलाइन फट गई है, और फटने की वजह से आग भी फैल रही है। तो आग भी बहुत तेजी से फैल रही है, जब बिल्डिंग गिर रही है और ये जो पाइपलाइनें फट रही है, तो आग भी, अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी भी दिखेंगी जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए दिखते रहेंगे। तो टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा एक्चुअली, वो क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंग गिरती है ना, जब उसके ऊपर जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के ऊपर बिल्डिंग हो, क्योंकि पाइप की होती है पाइपलाइन, तो पाइप वगैरह की बनी होती है, उसके ऊपर पूरी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी तो फट जाएगी पाइप। जब पाइप फट जाते हैं तो नेचुरल गैस तो बाहर निकल जाती है और उसकी वजह से आग लग जाती है। तो वो सब हो रहा है वहां पे ना। तो अब क्या है कि इंडिया की मदद भेज रहा है, मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए टर्की की गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक तरह से अलर्ट जारी किए जाते हैं। अलर्ट जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो गवर्नमेंट के द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं। तो पहले अलर्ट, दूसरा अलर्ट, तीसरा अलर्ट, चौथा अलर्ट। तो जो टर्की की गवर्नमेंट है उसने चौथा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया, चौथे अलर्ट में क्या होता है, चौथा अलर्ट का मतलब होता है कि देखिए, अलर्ट का मतलब चेतावनी होता है। तो ये क्या बोला है, जो आपकी टर्की गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए,
हमने तो हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं संभाल पा रहे इसको। तो जो भी इंटरनेशनली पूरे पूरे विश्व में जो भी हमारी मदद कर सकता है वो मदद करे, और प्लीज हमारी मदद कीजिए। मतलब कुल मिला के ये बोला, प्लीज हमारी मदद करो। कोई भी देश है, कोई भी संगठन है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन, वो हमारी मदद करो। तो इसी वजह से इंडिया भी यहाँ पे मदद करने के लिए पहुंचा है, ठीक है। इसी वजह से इंडिया ने भी पूरी पूरी मदद की, क्योंकि देखिए इंडिया करता है ऐसे। इंडिया ने देखिए आपका जो है अभी यूक्रेन वगैरह की, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यूक्रेन ने हमारे लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि हम जो है तेल खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं रशिया से। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, फिर भी हम लोगों ने ऐसा बोल दिया था हमसे कि जो हम तेल खरीद रहे हैं हमारे लोगों के खून खून का तेल है, ऐसे करके बोल दिया। लेकिन इंडिया ने फिर भी उनकी पूरी मदद करी। इंडिया ने पाकिस्तान को भी पूरी मदद की, दवाई वगैरह भेज रहा है पाकिस्तान जब भी कुछ होता है। अभी उनके यहाँ बाढ़ आई थी तो वहां पे भी इंडिया मदद कर रहा था। इंडिया ईरान की मदद कर रहा है। इंडिया ने अफगानिस्तान को खूब जितना भेज सकता था सब कुछ भेजा, गेहूं चावल खाना, है ना, दवाइयां, सब कुछ भेजा। तो इंडिया जो है करता है, इंडिया हमेशा मदद करता है। तो उसी उसमें इंडिया टर्की की मदद कर रहा है, क्योंकि देखिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे क्या परेशानी चल रही है ये सब अलग हट जाती है। देखिए मान लीजिए आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखिए, आपकी किसी के साथ लड़ाई चल रही है ना, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, बहुत दुखद घटना हो जाए, तो आप भी भूल जाते हो लड़ाई कुछ समय के लिए, और फिर सोचते हो कि उसके लिए हम भी कुछ कर पाए, है ना, ताकि इसकी मदद हो पाए। तो ये वही वाला सिस्टम है। टर्की के साथ हमारी बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन ये जो इस परेशानी में टर्की फंस गया है, इससे इस समय पे उसको थोड़ी देर के लिए सब कंट्री भूल गई है, कोई भी देश हो। इवन जो आपका रशिया है वो भी मदद कर रहा है। वो भले ही लड़ाई में फंसा हुआ है रशिया, लेकिन रशिया भी टर्की की मदद कर रहा है पूरी पूरी। इन्होंने भी अपनी एक रेस्क्यू टीम भेजी है ना, इन्होंने भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट भेजे हैं यहाँ पे टर्की पे। तो सब जो है टर्की की मदद कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सीरिया भी लिखा है, क्योंकि देखिए क्या है, ये सीरिया है ना, जो टर्की है, टर्की और सीरिया का बॉर्डर मिला हुआ है ना। जो टर्की का साउथ वाला साइड है, मतलब दक्षिण वाला साइड है, और जो आपका दक्षिण वाली जो जगह है टर्की की, और जो यहां से आपका, जैसे मान लो ये टर्की है, और जैसे मान लो ये टर्की है, और यहाँ पे ये सीरिया है। तो जो ये आया है ना अर्थक्वेक आया है, ये जो आपका अर्थक्वेक आया है यही आया है टर्की के साउथ वाले इलाके में। तो इससे क्या हुआ है, टर्की के साउथ वाले इलाके में आने की वजह से ये सीरिया में भी फैल गया है। लेकिन सीरिया में बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए सीरिया के ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग भी, हमको पता होना चाहिए कि सीरिया में भी आया है, ठीक है। सीरिया में भी बहुत ज्यादा की नहीं, लेकिन कुछ की मृत्यु तो हुई है सीरिया में। तो इस वजह से क्या है कि हमको पता होना चाहिए सीरिया की, क्योंकि देखिए सीरिया के जिस इलाके में आया है ना, ये जो सीरिया का नॉर्थ वाला इलाका है, जो सीरिया का उत्तर वाला इलाका है, वहां पे जहां पे आया है, क्या देखिए मैंने आपको क्या बताया सीरिया के बारे में, मैंने आपको पढ़ा रखा है। सीरिया में तो बहुत पहले से जो है अंतर्युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रही है। तो ये जिस जगह पे आया है ना, तो सीरिया का नॉर्थ वाला इलाका जहां पे आया है, ये जगह जो है पहले से ही तबाह हो चुकी है। वहां पे जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग वगैरह थी, वो पहले से ही वहां पे ना के बराबर ही थी। तो अब जो तूफान वो आया है आपका आर्थिक आया है, तो वहां पे कोई ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, जो थोड़ी बहुत हुई है उसकी वजह से थोड़े बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई, इस वजह से यहाँ का जिक्र नहीं किया जा रहा ज्यादा। लेकिन टर्की में हुई है, टर्की में तो बहुत मैसिव अमाउंट में हुई है। ये समझ लीजिए आप, मैंने आपको बता दिया 5000 तक लोग मर रहे हैं, तो कितने कितने बड़े अमाउंट में आया होगा, है कितने बड़े उसमें आया होगा, आप ये इस बात से सोच ही सकते हो। ओके, तो इसी वजह से सब जो है मदद कर रहे हैं टर्की की। अब इसमें देखिए ये तो हो गई जो न्यूज है, वो मैंने आपको बता दी, इंडिया की मदद कर रहा है, ये सब आपको बता दिया। इसका एक जियोपॉलिटिकल वो भी हुआ है, एक जियोपॉलिटिकल जो समीकरण है ना, जो अंतरराष्ट्रीय समीकरण है, इससे वो भी हुआ है। क्या हुआ है अंतरराष्ट्रीय समीकरण में बदलाव? देखिए जो मैंने अभी आपको बताया ना कि टर्की ने सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, उनसे बहुत सारी पाइपलाइन बिछा रखी थी। तो जो आपकी यूरोपियन कंट्री थी, जैसे जर्मनी वगैरह, जो भी यूरोप की कंट्री हैं, जो पहले रशिया से तेल लिया करती थी, उन्होंने क्या प्लान बनाया कि देखिए तेल मतलब जो नेचुरल गैस लिया करती थी, नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं मैं, तो कि रशिया से तो अभी ये ले नहीं रही, वहां से तो इन्होंने बैन लगा दिया। और जो ये सऊदी अरेबिया वगैरह से ले रही थी, एक तो ये दूर पड़ता था, दूसरा महंगा भी बहुत पड़ता था। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया कि जो टर्की की पाइपलाइन बिछी हुई है ना, जो सेंट्रल एशिया से ले रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा के अपने यहाँ भी ले लेंगे, और फिर हम इसी की मदद से अपना तेल ले लिया करेंगे, नेचुरल गैस। अब क्या हुआ, अब ये सब जो है पाइपलाइन तबाह हो गई, है ना। अब तबाह हो गई तो इससे क्या हुआ है कि अब वो सब देश यहां से ले नहीं सकते, क्योंकि देखिए ये पाइपलाइन बन रही थी, पूरी तरह बनी नहीं थी, बन रही थी। और यूरोप की कंट्रीज ने तो अभी डिसाइड किया था कि बनाएंगे, अभी तो उन्होंने शुरू भी नहीं किया था। तो ये जो बन रही थी, जो ये पाइपलाइन पहले 2 साल में बननी होंगी, जैसे मान लीजिए मैं अंदाजा दे रहा हूँ कि 2 साल में, मान लीजिए 2 साल में बननी होगी, लेकिन अब जो इसके यहाँ पे तबाही हो गई है, अब इसकी वजह से 2 साल की बजाय अब ये 5-7 साल में जाके बनेगी, तो और लंबा टाइम खिंच गया, है ना। और फिर उसके बाद जो है आगे जो है यूरोप में खींची जाएंगी वो, समझ रहे हो आप। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड बढ़ गया, इसकी वजह से नुकसान किसको, यूरोपियन कंट्री को हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि जी यूरोपियन कंट्री अगले 5-7 साल तक रुक जाएंगी, है ना। अगर 5-7 साल तक रुकेंगे तो जब तक तो रशिया के साथ भी इनके रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, फिर रशिया से लेना ना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए आप ये बात समझ लीजिएगा
जैसे ये लड़ाई खत्म होगी ना रशिया यूक्रेन वाली, तो उसके कुछ साल बाद, 1 से 2 साल बाद ही यूरोपियन कंट्री दोबारा वहां से लेना शुरू कर देंगे। अभी तो ये फालतू का नाटक चल रहा है कि हम लोग नहीं लेंगे, ये वहां के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई खत्म होगी रशिया यूक्रेन की, उसके 1 से 2 साल के अंदर अंदर ना ये सब लड़ाई खत्म हो जाएगी और दोबारा से वहां से नेचुरल गैस वगैरह जो भी तेल वगैरह ले रहे हैं लेना शुरू कर देंगे। तो ये जो टर्की में भूकंप आया है, देखिए टर्की को भूकंप कहते हैं, जो टर्की में भूकंप आया है ना, बहुत ह्यूज स्केल पाया है, एक दिन में 3 दिन भूकंप आए। अब ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया जो पहला भूकंप आया था 7.4 मैग्नीट्यूड से आया था, दूसरा 7.8 से आया था, तीसरा 6 के मैग्नीट्यूड से आया था। ये इंडिया में आज तक जो सबसे बड़ा भूकंप आया था, मैंने आपको क्या बताया, जो गुजरात में 2001 में भुज में आया था, वो कितने का था, वो था आपका 7.6 का। तो वो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा वो है, जो वो आपका भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। तो समझ लीजिए ऐसे इनके यहाँ दो आए इतने बड़े बड़े। तो और उसके बाद परसों, ये तो परसों आए थे तीनों, और कल भी इनके यहाँ पे आए वो 5 मैग्नीट्यूड के आसपास के, 5.8 5.4 के। तो इनके यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना, ये जो पाइपलाइन वाला भी समझाया था मैंने आपको, इससे फायदा किसको हो रहा है, इसको मैं जियो पॉलिटिकल समीकरण क्यों बोल रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय समीकरण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इससे रशिया को फायदा हो गया। क्योंकि ये सब कंट्री जब रशिया से हटके कहीं और से तेल खरीद रही थी, है ना, अभी तक तो इनको चलो नुकसान हो रहा था क्योंकि सऊदी अरेबिया वगैरह से खरीद रही थी, वहां से महंगा पड़ रहा था। लेकिन अब ये जब तेल यहाँ से खरीदने लगती है ना, टर्की वाली जो पाइपलाइन थी जिसमें जो आपकी सेंट्रल एशिया कंट्री से आ रही थी, तो इनको इतना नुकसान नहीं हो रहा था, है ना, इतना ही पड़ता, थोड़ा बहुत महंगा पड़ता रशिया के मुकाबले। लेकिन अब जब ये सारी पाइपलाइन तबाह हो गई है, यहाँ पे भूकंप आया उसकी वजह से, तो अब क्या हो गया, अब इनको अब ये यहाँ से ले नहीं सकती तेल, तो अब इनको दोबारा सऊदी अरेबिया से खरीदना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जो कंट्री है, ये इनको पूरा नुकसान हो गया। तो जो इनको पैसों का नुकसान हो रहा था वो लगातार बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया इस न्यूज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, बाकी अभी जो इसके ऊपर और डेवलपमेंट होंगी, मैं ये क्योंकि ये न्यूज अभी चलेगी, है ना, क्योंकि अभी तो देखिए WHO या किसी भी और टर्की के ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कंफर्म नहीं किया कितने लोगों की मृत्यु हुई है। 5000 लोगों की अभी तक बताई गई है, जो कंफर्म कर दी गई है। अभी WHO का कहना है अभी कम से कम यही 5000 जो है 5 से 6 गुना और बढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी तो ये न्यूज इन ट्रांजिशन रहेगी, मतलब ये न्यूज अभी तो चलेगी, तो मैं आपको इसको कवर करता रहूंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए बहुत भयंकर वाला जो अर्थक्वेक आया, जो भूकंप आया, कहां पे, टर्की पर, सीरिया में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी, रशिया सेज वीक पाकिस्तान विल बी डेंजरस फॉर इंडिया। तो रशिया जो है, रशिया ने क्या कहा है कि कमजोर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये किसने बोला है, ये बोला है रशिया ने, है ना। रशिया के जो आपके एम्बेसडर है ना, रशिया के जो राजदूत हैं भारत में, जो है रशिया के राजदूत जो भारत में है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग राजदूत होते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज में, जो अपनी कंट्री का, जो अपने देश का पक्ष रखते हैं, है ना। ऐसे हो सकता होता है ना, जैसे जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश के जो राजदूत होंगे वो कहीं ना कहीं बैठे होंगे, जैसे मतलब हर देश में बैठे होंगे, एक आध कोई देश छोड़ दो, है ना, जिससे अच्छे रिश्ते ना हो या कोई और परेशानी हो। हालांकि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं है, वहां भी हमारे मिलते हैं राजदूत, है ना, मतलब सभी जगह मिलते हैं, कहीं नहीं होते वो एक अलग बात होती है ना। तो सभी कंट्रीज में हमारे राजदूत मिलते हैं, उसी तरह सब कंट्रीज के दूसरी कंट्री में राजदूत होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो अपनी जो देश है, अपने देश का पक्ष रख सके, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके दूसरे देश में, है ना, बता सके कि हमारी क्या पॉलिसीज है, हम आपके साथ कैसे रिश्ते बनाना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं, ये सब के लिए। तो जो रशिया के राजदूत है भारत में, जो रशिया के राजदूत है भारत में, उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके थ्रू ये बोला है कि जो वीक पाकिस्तान है वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ना, ये इन्होंने बोला है। ये किस चीज की आपकी हो रही थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, देखिए भारत के और रशिया के 30 साल हो गए हैं जो इन्होंने अपने रिश्ते एक दूसरे के साथ स्टार्ट किए थे, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी इन्होंने साइन की थी, एक ट्रीटी साइन की थी फ्रेंडशिप ट्रीटी नाम से। तो वो जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी उसको 30 साल हो गए हैं। तो इसी चीज के ऊपर जो है, इसी उपलक्ष्य में सब हो रहा था, एक पूरी तैयारी हो रही थी, उसी के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सारे लीडर बैठ जाते हैं आगे, जो है पूरे प्रेस वाले बैठ जाते हैं, न्यूज वाले, और खूब सवाल पूछते हैं। तो उसी के दौरान ये जो है न्यूज वो पूरी हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी के दौरान इन्होंने ये बोला है। ओके, ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है कब साइन की थी रशिया ने और इंडिया ने, जैसे ही रशिया जो है, जैसे यूएसएसआर टूट गया था, रशिया एक नया देश बन गया था। कब टूटा था यूएसएसआर, 1991 में टूटा था यूएसएसआर। तो उसके बाद जैसे एक नया देश रशिया बन गया, उसके बाद इंडिया ने तुरंत ही इसके साथ रिलेशन, ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। क्योंकि देखिए इंडिया के यूएसएसआर से तो अच्छे रिलेशन थे ही थे, तो रशिया से भी अब अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है साथ में इंडिया। तो इस वजह से तुरंत से ही इंडिया ने इसके साथ ये डील साइन कर ली थी, फ्रेंडशिप डील या फिर फ्रेंडशिप एग्रीमेंट। तो अब क्या है कि इसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके दौरान इन्होंने बोला कि पाकिस्तान, जो कमजोर पाकिस्तान है ना, वो अच्छा नहीं है भारत के लिए। अब जब इन्होंने ये बात बोली ना, तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इसे पूछना शुरू किया कि आप कह रहे हो कि कमजोर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या करें, पाकिस्तान को मजबूत बना दे, वो क्या इंडिया के लिए अच्छा होगा।
आप क्या बोलना चाहते हो कि पाकिस्तान को मजबूत कर दें, फिर भी वो तो हमारे लिए नुकसान होगा ना। जब इतना कमजोर है पाकिस्तान इस टाइम पे, ना खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ भी करने को है, ना लोगों के पास नौकरी है, ना पढ़ाई जो है, इन्होंने मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था विकिपीडिया को भी बैन कर दिया है ना, पैसे के नाम पे तो कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है, तब ये हम लोगों को इतना परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसको मजबूत कर दे तो हमको कितना परेशान करेगा ये, फिर तो जीना भी मुश्किल कर देगा हम लोगों का। तो ये इनसे पूछा गया, जो भी ये एम्बेसडर थे यहाँ के रशिया के, तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, कमजोर जो पाकिस्तान है ना, वो इंडिया के लिए नहीं, ये जो पूरा रीजन है साउथ एशिया का, है ना, ये आसपास पूरा रीजन है, ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस पूरे रीजन के लिए सही नहीं है। क्यों, इनसे पूछा गया क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। देखिए देखिए ये सब तो हमको भी पता है ना, इसमें कोई नई बात जो है रशिया ने बोली नहीं है कि जो है कमजोर पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों क्यों नहीं अच्छा है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो सबको पता है, जो भी आपके ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को जो फॉलो कर रहे होंगे, या फिर जो भी अपने जियो पॉलिटिक्स में ध्यान देते होंगे ना, जो भी इंटरनेशनल न्यूज होती है उनको देखते होंगे, या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे होंगे, सबको पता है कि कमजोर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये पूरे रीजन के लिए, जो पूरा यहाँ पे रीजन है जहाँ पे पूरे देश आते हैं, आपके कौन कौन से देश आते हैं साउथ एशिया में, आपके आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और ये श्रीलंका और मालदीव, ये सब देश आते हैं। तो ये जितना भी रीजन है ना, इसके लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, देखिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान जितना कमजोर होगा, जितना पाकिस्तान कमजोर होगा, जितनी सरकार उनकी कमजोर होगी, उतनी मतलब जितना कमजोर होगा उतनी सरकार गिरने की आशंका रहेगी, जितनी सरकार गिरने की आशंका रहेगी उतनी जो है यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंकवादी संगठन है, जो अभी छोटे छोटे ग्रुप में जो है काम कर रहे हैं, वो और बड़े होंगे, और जितने वो बड़े होंगे पाकिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तालिबान की, पाकिस्तान तालिबान का क्या गोल है, जो पाकिस्तान तालिबान का अल्टीमेट गोल है, देखिए ये पाकिस्तान तालिबान है, जो अफगानिस्तान में वो अफगानिस्तान तालिबान है, ये पाकिस्तान तालिबान है। देखिए गोल इनका भी सेम है ना, करना ये भी सेम चीज ही चाहते हैं, अजीब ये भी सेम चीज ही करना चाहते हैं जो आपका अफगानिस्तान तालिबान करता है, किया है। जैसे अफगानिस्तान तालिबान ने क्या किया है कि जो पूरा आपका अफगानिस्तान का एरिया है उसको कब्जा किया, सरकार हम अपनी चलाए, है ना, यहाँ पे कोई वैसी सरकार ना चले जैसी नॉर्मल सरकार हमारे यहाँ चलती है, ऐसी पॉलिटिकल सरकार ना चले। उसी तरह जो वही क्या चाहता है, वही चाहता है आपका पाकिस्तान तालिबान। जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले बात किया था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, एक जगह पे इनके मॉस्क्यू में, एक मस्जिद में इनके यहाँ पेशावर में एक इनका मस्जिद है, वहां पे क्या हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। फिर अभी कल परसों भी अभी दोबारा से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये सब कौन कर रहा है, इनके जो आर्मी है उनके साथ लगातार लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है, ये पाकिस्तान तालिबान लड़ रहा है ना। तो जब इनकी ये देश कमजोर होता चला जाएगा, सरकार गिरती चली जाएगी, उसके बाद क्या होगा, इतना ही मजबूत होता चला जाएगा ये पाकिस्तान तालिबान। क्योंकि देखिए जो ये चाहता है ना कि हमारी जो सरकार है वो पाकिस्तान के ऊपर बन जाए, पाकिस्तान तालिबान, ये बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है इनके लिए। देखिए इंडिया जैसे भारत जैसे देश में होता तो इनके लिए बहुत कठिन हो जाता, कठिन क्या ना के बराबर ही हो जाता, कोई चांसेस ही नहीं था। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में इतनी बड़ी बात नहीं होगी इनके लिए। क्यों, क्योंकि देखिए जो सारे लोग, इन लोगों का क्या मानना है, इन लोगों का मानना है जो पाकिस्तान है वहां पे जो मुस्लिम है, जो मुसलमान है, वो अपने मुसलमान धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, ये इनका मानना है। कैसे, क्योंकि देखिए मुसलमान धर्म क्या कहता है, मुसलमान का जो जिस चीज के ऊपर चलता है वो है आपका सरिया लॉ। सरिया लॉ क्या कहता है कि कोई भी महिला बाहर नहीं निकलनी चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मुंह रख के रखना चाहिए, है ना, ऐसे करके सब कुछ है इसमें, सब कुछ मतलब ज्यादातर जो है महिलाओं के लिए ही है, हालांकि पुलिस के लिए भी 2-4 चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान में, उनकी महिला जो है क्रिकेट टीम भी है उनकी, खेलती भी है ना, काम भी करते हैं फिल्मों वगैरह में भी, ऐसे ही बहुत बड़ी पोस्ट पे भी है उनके यहाँ पे, है ना, ये सब तो है उनके यहाँ, पढ़ाई लिखाई भी उनके यहाँ होती है। तो उनका इसीलिए कहना है कि पाकिस्तान तालिबान का कि जो भी पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं वो मुसलमान नहीं रहे, उनका ये कहना है। तो हम जो है अपनी सरकार लेके आएंगे और सरिया लॉ को लागू करके उन सबको दोबारा से मुसलमान बनाएंगे। अब दिक्कत क्या है इसमें कि बहुत सारे लोग, अभी एक सर्वे हुआ था पाकिस्तान में, उसमें पूछा गया लोगों से कि आप क्या चाहते हो, सरिया लॉ जो है आपके यहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारे मतलब ऐसे कोई 65% के लोगों के आसपास जो है लोगों ने बोला कि हाँ जी हमारे यहाँ सरिया लॉ लागू होना चाहिए। 65% के आसपास लोगों ने बोला कि सरिया लॉ लागू होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो अफगानिस्तान तालिबान है उसने क्या किया है, अफगानिस्तान तालिबान ने भी तो अफगानिस्तान में यही किया है, सरिया लॉ ही तो लगा दिया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो कोई भी महिला, अफगानिस्तान तालिबान ने क्या किया कि कोई भी महिला होगी वो क्या करेगी, ना तो कुछ खेल सकती है, कोई खेल वगैरह खेल सकती है, ना ही कहीं नौकरी कर सकती है, ना ही पढ़ सकती है। ये भी क्योंकि ये सरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। सरिया लॉ क्या होता है, ये जो मुस्लिम्स होते हैं ना, जो मुस्लिम्स होते हैं इनका लॉ होता है ना, जो इस्लाम होता है उसका धर्म, उसका एक लॉ होता है, उसका एक नियम होता है, उसको सरिया लॉ कहते हैं। तो वही जो है अफगानिस्तान तालिबान ने किया है लागू, और वही जो है कौन करना चाहता है, पाकिस्तान तालिबान लागू करना चाहता है। तो और अभी सर्वे मैंने आपको बताया था हुआ था, जिसमें क्या पता चला
कि पाकिस्तान के 65% के आसपास लोग चाहते हैं कि हाँ हम शरिया लॉ से चलें, और जो स्थिति इतनी खराब चल रही है पाकिस्तान की, ना पैसा है ना पैसा किसी चीज के लिए, ना खाने के लिए कुछ बच रहा है ना, लोगों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, जॉब है लोगों के पास, ना पढ़ाई भी बैन हो रही है धीरे धीरे करके। तो ऐसी स्थिति क्या बता रही है, ऐसी सब स्थिति बता रही है कि जितना देश कमजोर होगा उतना ही जो है देश जो है दूसरी तरफ ढकेल जाएगा, है ना, उतना ही दोस्त जो है दूसरी तरफ चला जाएगा। क्योंकि जब इस तरीके से जो इनके यहाँ तरीका चल रहा है, जो भी तरीका चल रहा है, हालांकि कोई अच्छा तरीका तो अभी भी नहीं चल रहा है, पर जो भी गवर्नमेंट का तरीका चल रहा है वो अभी फिर भी सही है। अगर तालिबान पाकिस्तान आ गया तो उसके हिसाब से तो फिर भी सही है, एक आतंकवादी संगठन आ जाए उसके हिसाब से तो फिर भी सही है। लेकिन जब लोग जो है, जो सरकार इस टाइम चल रही है उससे खुश नहीं होगी, तो लोग जो है, जब उससे खुश नहीं होते किसी चीज से, तो दूसरी तरफ भागते हैं, लोग भागेंगे दूसरी तरफ, और जितना दूसरी तरफ भागेंगे उतना ही पाकिस्तान तालिबान के आने की जो आशंका है वो ज्यादा ज्यादा बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे आतंकवादी संगठन की जब एक पूरी सरकार चलेगी, तो और सारी जो पाकिस्तान जो और सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और सारी जो आतंकवादी संगठन है वो उनकी भी ताकत बढ़ेगी। जब उनकी ताकत बढ़ेगी तो वो भी फिर जब उनकी ताकत बढ़ेगी तो उनका काम क्या है, ये तो चलो इंडिया के ऊपर कब्जा करना चाहती है। अभी तक इसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमको जो है इंडिया, पूरा जो भारत है, इंडिया के ऊपर नहीं, सॉरी, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहती है। और इन्होंने ऐसा कुछ अभी बोला नहीं है कि हमको इंडिया से दिक्कत है और हम पूरे भारत को कब्जाना चाहते हैं। लेकिन और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो आतंकवादी संगठन है वो तो लगातार भारत के ऊपर हमला करते हैं। तो वो जो उनकी जब ताकत बढ़ जाएगी तो वो भी फिर भारत के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे। जितने ताकत बढ़ेगी उतना भारत के ऊपर ज्यादा हमला करेंगे, उतनी अच्छी से करेंगे भारत के ऊपर हमला। तो ये सब जो है कब होगा, जब पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा, है ना। ये सब हमको भी पता है, ये रशिया ने नई बात नहीं बोली है ना, ये कोई रशिया ने नई बात नहीं बोली है ना, हमको भी पता है ये सब। तो जब इनसे पूछा गया कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हो कमजोर पाकिस्तान अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है कमजोर पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आप क्या चाहते हो पाकिस्तान को मजबूत कर दिया जाए। तो इन्होंने कहा देखिए, ना तो कमजोर पाकिस्तान अच्छा है, देखिए कैसे घुमाए वाली बात बोली है इन्होंने, ना तो कमजोर पाकिस्तान अच्छा है, ना ही बहुत ताकतवर पाकिस्तान अच्छा है ना। पाकिस्तान को एक बैलेंस में रखो, है ना, इंडिया जो है पाकिस्तान को एक बैलेंस में रखे, ऐसा बोला। किसने बोला? रशिया के जो एम्बेसडर थे इन्होंने बोला है, ठीक, ओके, रशिया के एम्बेसडर ने ये बोला है ऐसे। अब देखिए मैं आपको बताऊं ना, अगर भारतीयों की बात करें, हम भारतीयों की बात करें, तो हमको पाकिस्तान से ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि हमने बोल दिया कि जो पाकिस्तान की जमीन है वो हमारी है, हम उसको वापस लेंगे। हमने तो पाकिस्तान को मान लिया, एक अलग देश है पाकिस्तान, हमको तो उससे कोई परेशानी है नहीं। हमको क्या परेशानी है? हमको दो चीज की परेशानी है पाकिस्तान से। दो चीज क्या है? पहली चीज तो है जो पीओके पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आपका कश्मीर है उसका हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, एक तो वो दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत है जो आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है, जो टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है। ये दो चीज पाकिस्तान बंद कर दे तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ट्रेड वगैरह जो भी बंद हुआ है, जो भी बिजनेस वगैरह बंद हुए हैं पाकिस्तान के, ये हमने तो किए नहीं है, इन्होंने अपने आप किए हैं। जो हमने आर्टिकल 370 हटाया था, उसके बाद इन्होंने इमरान खान की सरकार थी इस टाइम पे, उन्होंने बंद किए हैं। और ये जो शहबाज शरीफ की सरकार इस टाइम पे चल रही है उसको फॉलो कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया को इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ हम अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, इनको परेशानी होती है, मदद करने की भी कोशिश करते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं इनके साथ। लेकिन ये खुद ही लोग जब कॉपरेट नहीं कर रहे तो कैसे काम चलेगा? तो ये जो है ये वीक जो हो रहे हैं अपनी वजह से हो रहे हैं, इंडिया का इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि देखिए इंडिया को बस दो ही परेशानी है, इन दो परेशानी के ऊपर काम कर ले ये पाकिस्तान और सही कर ले इनको, तो हमको तो कोई परेशानी है नहीं इंडिया को। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो जमीन है वो गलत अलग हुई है, हमको पाकिस्तान अपने साथ जोड़ना है। हमने तो पहले एक्सेप्ट कर लिया ना, पाकिस्तान तो अलग देश है, तो हमको वो जमीन तो कब्जा नहीं है जो हमारा कोई दिक्कत होगी आपस में। बस ये कश्मीर वाला जो हिस्सा है ये, और ये टेररिस्ट वाला हिस्सा है, ये वाला जो है खत्म हो जाए, ये दोनों मुद्दे खत्म हो जाए, फिर हमारे पाकिस्तान के साथ कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कमजोर है, इसमें पाकिस्तान को ही करना होगा। मैं पिछले कई बारों से जब भी पाकिस्तान की न्यूज बता रहा हूँ, क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज तो पाकिस्तान की तरफ से आ नहीं रही है, सब नेगेटिव न्यूज आ रही है। जो भी नेगेटिव न्यूज मैं आपको पाकिस्तान के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वही न्यूज आ रही है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छा कुछ चल भी नहीं रहा है। जो भी न्यूज पाकिस्तान की तरफ से आ रही है मैं हर बार बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को सुधारनी होगी अपनी स्थिति, लेकिन नहीं तो ये देश खराब हो जाएगा पूरा। और ये देश खराब होगा, पूरा टूट जाएगा, ये देश अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। इस देश के इस बात की गारंटी है। अगर अगले 2 साल में नहीं सुधरे ना, इनकी स्थिति नहीं सुधरी, तो अगले 2 साल में अंतर्युद्ध शुरू होने वाला है यहाँ। और अंतर्युद्ध शुरू होने के बाद तो देश के बंटवारे ही होते हैं, समझ रहे हो आप? क्योंकि बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है वो पहले चाहता है हम कैसे भी अलग हो जाए, है ना, और फिर और सारे जो यहाँ पे जगह है वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगी, लोगों की स्थिति सही नहीं होगी। मैंने केपीके की बात करी थी, खैबर पख्तूनख्वा जो इनकी एक जगह है, वहां पे भी जो है लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। मैंने वहां की एक न्यूज बताई थी अभी कुछ दिन पहले, उसको टाइम हो गया 15 दिन हो गए, यहाँ पे सिलेंडर नहीं है लोगों के पास सिलेंडर नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े गुब्बारे खरीद रहे हैं, उसमें गैस भर के और उससे गैस चला रहे हैं अपने यहाँ की। क्यों? क्योंकि उनके पास सिलेंडर खरीदने तक के पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये सब जब स्थिति हो रही है, ये सब जो ऐसी इतनी खराब स्थिति हो रही है, तो वो लोग भी फिर चाहेंगे कि हम अलग हो जाए पाकिस्तान से, अपना अलग एक देश बना ले।
तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान के हिस्से होंगे, जब पाकिस्तान टूटेगा ना तो बहुत ज्यादा परेशानी इंडिया को भी होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान में जितना ज्यादा अंतर्युद्ध फैलेगा उतने ज्यादा आतंकवादी निकल के आएंगे, और जितने ज्यादा आतंकवादी निकल के आएंगे वो हमारे ऊपर उतना ज्यादा हमला करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ये, है ना। एक तो ये बात हुई है पूरी किसके बीच में, रशिया के बीच में इन्होंने बोली। एक बात और इन्होंने बोली है, एक बात क्या बोली है कि जो इंडिया और किसके बारे में, इंडिया और चाइना के बारे में, कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो भी अच्छे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, उन्होंने बोला यूएसए की वजह से नहीं हो रहे। क्या बोला उन्होंने, क्योंकि देखिए अब यूएसए के साथ तो परेशानी रशिया को भी और रशिया के साथ यूएसए कोई परेशानी, दोनों को एक दूसरे से तगड़ी वाली परेशानी है। और जैसे पहले रशिया हुआ करता था वैसे अब है, तो अब भी ऐसा यूएस के लिए रशिया, लेकिन एक और जुड़ गया है इसमें, कौन, चाइना और जुड़ गया। पहले तो रशिया था खाली, यूएसए का और रशिया का चलता था, अब यूएसए का, चाइना और रशिया का भी चलता है, क्योंकि चाइना और रशिया एक दूसरे के दोस्त है ना, इस वजह से जो जरूरत के टाइम में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना। और वैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी इन दोनों किसी में, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी वाली कंट्री नहीं है ना। तो ये जो है इसकी वजह से क्या है कि अब ये क्या बोल रहा है रशिया के चाइना और इंडिया के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, यूएसए की वजह से, क्योंकि इंडिया जो है यूएसए की तरफ खिंचता चला जा रहा है, और जितना वो वहां खिंच रहा है उतना जो है चाइना को परेशानी हो रही है, और चाइना जो है उल्टी सीधी चीजें कर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया के पास। हालांकि उन्होंने ये बोला नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है कि चाइना उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि चाइना कुछ कर रहा है उल्टा सीधा, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उतना ही जो है परेशानी हो रही है चाइना और इंडिया के रिलेशन में। वो तो मैंने बोल दिया था कि इतना ही पाकिस्तान जो है उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि जितना इंडिया यूएसए की तरफ जा रहा है उतना ही चाइना और इंडिया के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, अगर चाइना और इंडिया एक साथ आ जाए ना तो ये समझ लीजिए पूरा एशिया जो है यूनाइट हो जाएगा, पूरे एशिया का जो है, मतलब पाकिस्तान को अलग हटा दो, इंडिया और पाकिस्तान का आपस में दिक्कतें हैं, तो पूरा इंडिया पाकिस्तान इंडिया और चाइना एक साथ आ जाए तो पूरा एशिया इतना मजबूत हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते, इतना मजबूत हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहाँ की है, जनसंख्या इंडिया चाइना की है, पूरी जनसंख्या आ जाएगी, एक साथ काम करने लगेंगे, ट्रेडिंग सबसे ज्यादा यही होती है, ये सब जब चीजें होंगी तो ये देश जो है बहुत ऊपर आ जाएंगे, और पूरा जो एशिया है, ये पूरा महाद्वीप जो एशिया, ये भी ऊपर आ जाएगा। ओके, हालांकि इन्होंने ये चीज मेंशन नहीं करी कि चाइना के साथ अगर हम अच्छे रिलेशन बना भी ले, हमने तो कुछ किया नहीं है चाइना के साथ, चाइना ही जो है हमारे बॉर्डर पर बार बार हमला करने की कोशिश करता है, हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनको मारने की कोशिश कर रहा है, ये चीज इन्होंने एड्रेस नहीं करी। इन्होंने बस क्या किया, अपने हिसाब से बस अपनी जो बात रखनी थी रशिया को, ये कुछ भी करके यूएसए को दूर हटा दिया जाए, है ना, इंडिया के दिमाग में डाल दिया जाए, इंडिया के लोगों के दिमाग में यूएसए जो है इसकी वजह से चाइना ये सब कर रहा है ना, मतलब चाइना के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, ये सब नहीं कर रहा, चाइना के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। ओके, ये बस डालना था इनको, कैसे भी करके वो ये डाल रहे हैं, है ना। लेकिन इन्होंने जो चाइना एग्रेशन कर रहा है हमारे बॉर्डर पे, उसको चीज को मेंशन नहीं किया कि जो हमारे कभी भी हमारे उसमें घुस जाता है, हमारी बॉर्डर में घुस जाता है, हमारे जो आर्मी के लोग हैं उन पर हमला करने की कोशिश करता है, हालांकि हर बार मुंह की खा रहा है, हर बार पिट रहा है, हर बार भाग रहा है, लेकिन फिर भी बार बार आ रहा है उल्टी सीधे, और भी बहुत सारी चीजें कर रहा है। लेकिन तो ये इन्होंने ये सब ना मेंशन करके खाली ये चीज का मेंशन किया कि इंडिया यूएसए की तरफ जा रहा है, इसलिए चाइना जो है इससे रिलेशन अच्छे नहीं हो पा रहे। ओके, तो ये बातें इन्होंने डिस्कस की है, पाकिस्तान वाली मैंने आपको पूरी समझा दी, चाइना वाली भी आपको समझा दी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एक बार पूरा बोर्ड देख लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूं आपने पूरा बोर्ड देख लिया होगा और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा है जो मिस हो रहा है और आप समझने में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी तो आप समझ गए जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया, या फिर अभी समझ गए आप और थोड़ी देर बाद रिवाइज करो, कल रिवाइज करो, फिर समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है सीधा क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, या तो वीडियो देख लीजिए, उससे समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा समझ में मतलब वीडियो दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा फिर भी, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ये इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें कमेंट करेंगे और समझाऊंगा मैं, जो भी जैसे आपकी कमेंट आएगी ना उससे नेक्स्ट जो भी करंट अपडेट की वीडियो बनेगी, जैसे मान लीजिए आपकी कल आई कमेंट, तो कल शाम की या परसों सुबह की जो भी वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो भी आपको समझ में नहीं आया वो सारा कुछ समझाऊंगा पहले, उसके बाद फिर वीडियो आगे बढ़ाऊंगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरा काम बताने का है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, जितनी बार आपको पूछना है उतनी बार आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। जब आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है हमारी वीडियोस बहुत अच्छी है, अच्छी चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं उसको भी, यूट्यूब वाले भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, हमको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, और जितना हमको सपोर्ट मिलेगा उतनी हम और मेहनत से आगे पाएंगे। हम अभी भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब एक मोटिवेशन मिलता है ना, जब हम कुछ कर रहे हैं और आगे से लगता है कि हाँ जी उसका रिजल्ट तो मिल रहा है, जब ऐसा लगता है तो उसके बाद हमारी मोटिवेशन और तेज हो जाती है ना, तो वही वाला काम होगा। जब हम अभी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अगर अच्छा लगेगा, आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छी मेहनत से आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, पूरी मेहनत करें आप भी हमारे लिए, और अपनी पढ़ाई में भी पूरी मेहनत करिए, क्योंकि 2023 की भर्तियां आने वाली हैं बहुत सारी, 2024 में इलेक्शन है, तो कोशिश करिए 2023 खत्म होने तक ना
1 जनवरी 2024 तक आपके हाथ में जॉब हो, ऐसी पूरी कोशिश करिए। ठीक है, आशा करता हूं पूरी मेहनत करेंगे, हमको भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।